नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आज हम एक प्राइवेट बैंक के फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक। रिसेंट पास्ट में इस बैंक ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, खास तौर से जब से इनके MD एंड CEO वी वैद्यनाथन जी बने हैं। उनकी लीडरशिप में इस बैंक में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है। इस बैंक में जो टर्न अराउंड आया है वो उन्हीं की लीडरशिप में आया है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ रहा लास्ट पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। फिर चाहे वो फिजिकली ब्रांचेस, नए नए ब्रांचेस का ओपन होना हो या डिजिटली जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब में इस बैंक ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। तो अभी हाल ही में इसका Q4 के रिजल्ट आए हैं, तो हम उसको देखेंगे कि इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट कैसा रहा। तो पहले हम इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे। तो हम इस कंपनी के Q4 2023-24 के रिजल्ट को Q3 2023-24 के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। तो देखें तो Q3 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 7,880 करोड़ रुपए का था, जो अभी Q4 में बढ़ के आया है 8,220 करोड़ रुपए। अगर ग्रोथ देखी जाए तो 340 करोड़ रुपए की ग्रोथ रही दोस्तों, और परसेंटेज में देखें 4% की ग्रोथ आई है इस कंपनी में। वहीं अगर प्रोविजंस देखें दोस्तों, तो इस कंपनी ने अपने प्रोविजंस बढ़ाए हैं, जो पहले पिछले Q3 में 654 करोड़ रुपए के प्रोविजन किए थे कंपनी ने, अभी बढ़ाकर 722 रुपए के प्रोविजन किए हैं। 68 करोड़ रुपए ज़्यादा प्रोविजनिंग की है इस कंपनी ने। प्रोविजन में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी जो हाई इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट चल रहा है वहाँ शायद इनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इनको लग रहा होगा कि कुछ शायद लोन इनके डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, इस वजह से इन्होंने अपनी प्रोविजनिंग को पहले से ही बढ़ा के चल रहे हैं। अभी आगे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 930 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो अभी बढ़कर 948 करोड़ हो गया है, जिसमें कि 18 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है। परसेंटेज टर्म में सिर्फ 2% का ग्रोथ है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रोविजनिंग इस कंपनी ने बढ़ा दी है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 732 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, जो अभी Q4 में 732 ही है। तो नेट प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, वो सेम है। और अगर EPS की बात करें तो वो भी सेम है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों इस कंपनी का रिजल्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ग्रॉस NPA की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 2.04 था, जो अभी घटकर 1.88 हो गया है। इस फ्रंट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसके बावजूद कि इनका ग्रॉस NPA कम हो रहा है, फिर भी इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है दोस्तों। ये शायद इसीलिए हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में इन्हें लग रहा होगा कि आगे जाके कुछ डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं इनके लोन्स, इसलिए अभी से प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं। वहीं अगर नेट NPA की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, 0.68 से घटकर 0.60 हो गया है। यहाँ भी 0.08% की इम्प्रूवमेंट है। तो NPA के फ्रंट में देखें दोस्तों तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। NPA के फ्रंट में इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, फिर चाहे वो ग्रॉस NPA की बात करें हम या नेट NPA के। अब दोस्तों ईयर ऑन ईयर हम इस कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। Q4 2023-24 के रिजल्ट को हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q4 से एनालाइज करेंगे, Q4 2022-23 से। तो दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें इस बैंक की, तो Q4 2022-23 में इस बैंक का रेवेन्यू था 6,424 करोड़ रुपए, जो अभी बढ़कर आया है 8,220 करोड़ रुपए। इसमें देखा जाए दोस्तों 1796 करोड़ की इम्प्रेसिव ग्रोथ हुई है, जो कि परसेंटेज टर्म में 28% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। वहीं प्रोविजंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ प्रोविजंस भी बहुत अच्छे खासे बढ़ाए इस कंपनी ने, जो कि Q4 2022-23 में 482 करोड़ रुपए था, वही वो अब बढ़कर 722 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। इन्होंने प्रोविजनिंग 50% से बढ़ा दी है। यहाँ पे दोस्तों ये बैंक कॉन्फिडेंट कम लग रही है। बैंक पहले से ही प्रोविजनिंग करके चल रही है। इसका मतलब ये है कि बैंक को पहले से ही अंदेशा है कि आगे जाके उसके लोन डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, तो पहले से ही वो तैयारी करके चल रहे हैं। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो वो 1,094 करोड़ रुपए था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो अभी घट गया है 948 करोड़ रुपए आया है। यहाँ 146 करोड़ की शॉर्टफॉल है, जो परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 13.3% का ड्रॉप है इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 816 करोड़ रुपए था Q4 2022-23 में, जो अभी घटकर आया है 732 करोड़, जिसमें कि 84 करोड़ की गिरावट है दोस्तों, जो कि परसेंटेज टर्म में 10.29% है। वहीं अगर दोस्तों EPS की बात करें तो 1.23 था Q4 2022-23 में, जो अभी घटकर 1.04 आया है। यहाँ भी 0.19 की गिरावट है, जो कि परसेंटेज में 15% की गिरावट है। तो ऐसे देखा जाए दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। इसका सीधा सा कारण है दोस्तों प्रोविजनिंग का बढ़ना, क्योंकि टॉप लाइन में ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, 28% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाई,
वहीं बॉटम लाइन में ये कंपनी डी ग्रोथ दिखा रही है, यहाँ ड्रॉप हो रही है इसकी ग्रोथ। तो इसका सीधा कारण है उनका प्रोविजनिंग का 50% से बढ़ना, जो कि दिखाता है ये कंपनी फ्यूचर को लेके कॉशियस है कि आगे चल के इनके लोन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जिसके लिए पहले से ही तैयारी करके चल रहे हैं अपने प्रोविजंस को बढ़ा करके। वहीं दोस्तों अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q4 में 2.51% था, जो अभी घटकर 1.88% हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। वहीं अगर नेट एनपीए की बात करें दोस्तों तो 0.86 से घटकर 0.6 हो गया है, यहाँ भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो एनपीए की अगर फ्रंट में देखें इस बैंक को तो यहाँ इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एनपीए इस बैंक के लगातार कम हुए हैं, एनपीए के फ्रंट में इस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब दोस्तों क्योंकि Q4 के रिजल्ट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंप्लीट हो चुका है, तो हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इस कंपनी का डाटा क्या था और अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस कंपनी के नंबर्स क्या हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो FY 2022-23 में इस कंपनी का रेवेन्यू 22,728 करोड़ रुपए था, जो अभी बढ़कर 30,325 करोड़ आया है। यहाँ 7,597 करोड़ रुपए की ग्रोथ है, जो कि परसेंटेज टर्म में 33% की है। तो हम दोस्तों किसी भी फ्रंट में देखें इस बैंक का जो टॉप लाइन है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों अगर प्रोविजन की बात करें तो इन्होंने 1664 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की थी, वहीं ये प्रोविजनिंग अभी बढ़कर 2381 रुपये की हो गई है। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने टोटल 2381 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है, जिसमें कि 717 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 43% इन्होंने ज़्यादा प्रोविजनिंग की है इस फाइनेंशियल ईयर में। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस बैंक के लिए। अब दोस्तों हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,331 रुपये था, जो अभी बढ़कर 3,857 रुपये हो गया है, जिसमें कि 526 रुपये की ग्रोथ आई है। वहीं परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 16% की ग्रोथ दिखाई है, ये नंबर भी ठीक है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2485 करोड़ रुपये था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी बढ़कर 2942 करोड़ रुपये हो गया है। यहाँ 457 करोड़ रुपये की ग्रोथ आई है, जो कि परसेंटेज टर्म में 18% है, तो यहाँ भी नंबर अच्छे हैं। वहीं अगर दोस्तों हम EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3.75 रुपीज़ था, जो अभी बढ़कर 4.16 रुपीज़ हो गया है। यहाँ 0.41 पैसे की ग्रोथ हुई है दोस्तों, जो कि परसेंटेज टर्म में सिर्फ 11% की है। तो बॉटम लाइन में जैसे ही हम देखते हैं तो इस कंपनी की ग्रोथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम है। उसका सीधा सा रीजन है इसकी प्रोविजनिंग। जैसे ये कंपनी प्रोविजनिंग कम करेगी या फिर अपने एनपीए को जो कि ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं, इस कंपनी की जैसे ही इफिशियंसी बढ़ेगी, इसके बॉटम लाइन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, इसके रिजल्ट और भी बेहतर दिखेंगे। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें दोस्तों तो 2.51% थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी घटकर 1.88% हो गए हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छी 0.63 की इम्प्रूवमेंट है। वहीं अगर नेट एनपीए की बात करें तो वो 0.86 से घटकर दोस्तों 0.60 हो गया है। यहाँ भी 0.26% की इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एनपीए की दृष्टि से देखें दोस्तों, इस कंपनी का एनपीए लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है। अब दोस्तों हम इस बैंक के नेक्स्ट इंटरेस्ट मार्जिन को देखते हैं, NIM बोलते हैं। NIM क्या होता है दोस्तों? NIM होता है कि ये बैंक किस रेट से इंटरेस्ट अर्न कर रही है और किस रेट से इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, क्योंकि ये बैंक के जो हैं वो लेंडिंग का काम करते हैं, तो उन्हें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल जिस रेट से कैपिटल एक्वायर कर रही है, वो चाहे FD हो या सेविंग अकाउंट में हो या फिर वो RBI से कैपिटल ले रहे हों, वो किस रेट पे ले रहे हैं, उस रेट को अगर हम उनके लेंडिंग रेट जिस रेट से वो पैसे को उधार दे रहे हैं, दोनों को माइनस करें तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है दोस्तों। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बैंक का देखें तो लगातार इंप्रूव हो रहा है, जो कि 2019-20 में 4.03 था, वो बढ़कर 2020-21 में 4.52, 2021-22 में 5.10, 2022-23 में 5.26 और अभी 2023-24 में बढ़कर 5.55 आया है। तो हम देखें तो ओवर द ईयर्स लगातार इस कंपनी ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्प्रूव किया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों हम इस बैंक का हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर और लास्ट 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों तो लास्ट 5 ईयर में 12% की रही है, लास्ट 3 ईयर में 29% की रही है। वहीं लास्ट 1 साल में इसका रेवेन्यू 16% से ग्रो किया है। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो लास्ट 5 ईयर में 14% की से कंपाउंड किया है, लास्ट 3 ईयर में 42% से कंपाउंड किया है, वहीं लास्ट ईयर में 9% की ग्रोथ रही है। और स्टॉक प्राइस को देखा जाए दोस्तों तो उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो 10% CAGR से रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में
12% CAGR से रिटर्न दिया है। वही लास्ट 1 ईयर में ये इस स्टॉक ने 25% के रिटर्न दिए हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये इस स्टॉक ने अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से इस कंपनी परफॉर्म कर रही है, बेहतर रिजल्ट लेके आ रही है, अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्प्रूव कर रही है, तो आगे चल के नो डाउट ये स्टॉक और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात करें दोस्तों, तो 5 साल का एवरेज है 19%, 3 ईयर्स का एवरेज है 22%, वही लास्ट 1 ईयर में इसका 22% ROE रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास मार्च 2020 में 40% था, जो अभी घटकर 37.43% हो गया है। तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है ओवर द ईयर्स। वहीं FIIs की बात करें दोस्तों तो वो 13.56% से बढ़कर अभी 23.65% हो गया है, जो कि लगभग 10% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया है FIIs ने, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और DIIs की बात करें दोस्तों तो वो 4.41% था जो मार्च 2020 में, वो अभी बढ़कर 6.79 हो गया है, लेकिन लास्ट 1-2 सालों में धीरे धीरे कम हुआ है। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें स्टेक ले रखा है, जो पहले 5.43 था वो अभी घटकर 3.72, लगभग 4% के आसपास गवर्नमेंट का स्टेक भी है। वहीं पब्लिक की बात करें दोस्तों वो पहले 36.59% था, जो अभी धीरे धीरे घटकर 28.38% हो गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो 8,79,000 के आसपास थे मार्च 2020 में, जो अभी बढ़कर 26,11,000 हो गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुए हैं इस बैंक में। तो दोस्तों अगर Q4 के इस बैंक के रिजल्ट देखें तो थोड़ा फ्लैट साइड में है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इस बैंक में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। सिंगल क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं दोस्तों, तो अगर किसी क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब आए उस वजह से शेयर प्राइस गिरता है तो वो अच्छा समय होगा इसको एनालाइज करने का। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो जिस तरह से इसके MD और CEO वी वैद्यनाथन जी काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, इस बैंक के साथ, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो आगे अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बैंक में अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। तो आज इस बैंक का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।